हम करते हैं आज अध्याय 1 का है। अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं उसके हम करते हैं आज उदाहरण पहला हमें दिया गया है 452 और 12,576 का एचसीएफ युग्लिक विभाजन का प्रयोग करके याद करना है। तो हम सॉल्यूशन में हमने युग्लिक विभाजन में पहले पढ़ा था कि ये हमारी जो सबसे छोटी जो हमारी दी गई संख्या में छोटी होती है उसको हम भाजक मानते हैं और बड़ी संख्या को क्या मानते हैं? भाज्य। तो हमारे हो जाता है भाज्य को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से इक्वल टू 576 भाजक को हम करते हैं बी से। बी कितना हो जाता है? 4052 ये हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें भाज्य और भाजक आ जाता है। अब हम क्या करते हैं इसमें इसको युग्लिक विभाजन के रूप में लिखते हैं। युग्लिक विभाजन के रूप में लिखने से पहले हम कर देते हैं यहाँ पर कर देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ पर प्रमेय लिख लेते हैं। प्रमेय हमारी होती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ हमारा क्या है? आर 0 ग्रेटर देन आर लेस देन बी। क्या होना चाहिए? आर लेस देन बी, यानी बी से छोटा होना चाहिए। इस प्रकार ये हमारी युग्लिक विभाजन प्रमेय होती है। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले इनको ए को यहाँ पर लिख लेते हैं 12,576 इक्वल टू 4052 ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं इसका इसमें भाग देते हैं। यहाँ पर भाग देते हैं 12,576 भाग 4052। हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे वाली संख्या 4 है। 4 में 12 कब आएंगे? 4 के पाड़े में 12 आता है 3 बार। तो हम क्या करते हैं इसको 3 बार गुणा करते हैं। 3 बार गुणा करते हैं तो हो जाता है 2 तिया 6 5 तिया 15 और 12 यानी 12,156। 576 से छोटा है तो हमारे यहाँ पर आ जाता है 3, यहाँ पर आ जाता है 12,156 ये आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है 0 2 4 420 यहाँ पर क्या हो जाता है? शेष फल। अब हम इसको युग्लिक विभाजन के रूप में लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं चरण फर्स्ट में हम लिख लेते हैं तो हो जाता है युग्लिक विभाजन में भाज्य कितना है? 12,576 भाजक बी क्या होता है हमारा? भाजक कितना है यहाँ पर? 4052। अब हम इसका क्या करते हैं गुणा भागफल कितना आया हमारा वहां पर? 3 प्लस शेषफल कितना है? 420 ये हो जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर जब तक हमारा शेषफल 0 प्राप्त ना हो तब तक हम क्या करते हैं इसका युग्लिक विभाजन का नियम होता है कि जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है और शेषफल होता है वो क्या बन जाता है? भाजक। शेषफल होता है वो बन जाता है हमारा भाजक। क्या बन जाता है? भाजक। तो यहाँ हमारा यहाँ पर हो जाता है चरण सेकंड में हमारा हो जाता है भाज्य कितना है? 4052। भाज्य कितना है? 4052। कितना जो भाजक होगा वो हमारा भाज्य हो जाएगा, जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा? भाजक। अब हम देखते हैं इसमें 4052 में किसका भाग देते हैं? 420। यहाँ पर देखते हैं 10 से गुणा करता है तब तो हमारा 42 हो जाता है। तब हम एक बार 9 से गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर 420 गुणा 9 9 2 18 1 9 चौक 36 और 1 37 कितना आ जाता है? 3780। यानी यहाँ पर आ जाता है 9, यहाँ पर आ जाता है 3780।
पीछे बच जाता है 2, 5 में से जाता नहीं, 15 में से गए 7, 9 में से 7 गए 2, 272। पीछे कितने बच जाता है 272। अब हम इसको p बटा q अब हम इसको क्या है युगल विभाजन के रूप में लिख लेते हैं। युगल विभाजन के रूप में हो जाता है a हमने पहले लिख लिया, b हमने लिख लिया। अब q का मान कितना आया 9 और भाज्य शेषफल हमारा कितना आया 272। और क्या होता है शेषफल। अब हम करते हैं आगे यहाँ पर, तो हो जाता है चरण थर्ड में हमारा होता है जो पहले भाजक था वो तो क्या हो जाता है भाज्य, और जो शेषफल आता है वो क्या हो जाता है हमारा भाजक। अब हम क्या करते हैं 420 में 272 का भाग देते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 बार गुना करेंगे तब तो हमारा अधिक आ जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं 420 भाग 272, एक बार 272, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे तब। यहाँ तो देखते हैं कि 2 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 70 70 140 हो जाएंगे, तब ये 500 से अधिक हो जाएंगे। तो हमारा हो जाता है यहाँ पर 0 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 1, कितना बच जाता है 148 बच जाता है। तब हमारे यहाँ पर इसको लिख लेते हैं q का मान 1 प्लस शेषफल कितना आता है 148। नेक्स्ट हम करते हैं चरण 4। चरण 4 में हमारा हो जाता है जो ये है, ये कितना आता है 272। भाजक को क्या लिख लेते हैं भाज्य, और शेषफल को क्या बना देते हैं भाजक। अब हम यहाँ पर करते हैं 272 भाग 148। इसमें भी हम देखते हैं 2 से गुणा करते हैं तब हमारा हो जाता है 48 48 96 और 100 100 2, यानी 296। तब अधिक हो जाता है, तब यहाँ पर भी कितना आ जाता है 1, यहाँ पर आ जाता है 148। पीछे बच जाता है 4 2 1, 124। कितना बच जाता है, इसको भी हम इस रूप में लिख लेते हैं प्रमेय के रूप में। तब हो जाता है 1 प्लस 124, शेषफल कितना हो जाता है 124। अब हम करते हैं चरण 5। चरण 5 चरण 5 में हमारा हो जाता है इस जो भाजक होता है उसको तो हम भाज्य के रूप में लिख लेते हैं, और जो शेषफल होता है उसको किस रूप में लिख लेते हैं भाजक। अब हम देखते हैं 148 में 124 का भाग देते हैं, तब भी हमारा कितनी बार जाता है 124। यहाँ पर है, यहाँ पर लिख लेते हैं 148। तो हमारा हो जाता है एक बार 124, पीछे कितने बचते हैं 24, कितने बच जाता है 24। तो हमारा हो जाता है यहाँ पर गुणा 1 प्लस 24, ये हो जाता है। अब हम करते हैं चरण 6। चरण 6 चरण 6 में हमारा हो जाता है यहाँ पर क्या है 124 तो हमारा भाज्य हो जाएगा, और 24 क्या हो जाएगा भाजक। 24 भाजक हो जाएगा। अब हम देते हैं 124 में 24 का भाग, 124 भाग 24, 124 में 24 का भाग देते हैं। तो हम देखते हैं कि 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120, 24 पंजे हमारे 120 होता है। तब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पीछे कितने बच जाते हैं 4, कितने बच जाते हैं 4। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 गुणा 5 प्लस 4, ये हो जाता है। अब हम करते हैं चरण 7। चरण 7 में हमारा हो जाता है जो भाज्य था वो तो हमारा बन जाता है जो भाजक होता है वो भाज्य, और जो शेषफल होता है वो बन जाता है भाजक। यहाँ पर हम देखते हैं 4,
अब हमारे यहाँ पर 4 आ जाता है, यहाँ पर 4 का भाग दे देते हैं किसमें, 24 में। 24 में 4 का भाग देंगे तब आ जाएंगे 6, 6 चौक 24, कितना आ जाता है, 0। यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाता है, तब यहाँ पर कितना आ जाता है, गुणा 6 प्लस 0, ये आ जाता है। हम जानते हैं कि हमें जहाँ तक 0 प्राप्त ना हो तब तक हम क्या है, भाजक को भाज्य और शेषफल को भाजक बनाते हुए चलते जाते हैं। जब हमारा 0 शेषफल प्राप्त हो जाता है तब हमारे क्या हो जाता है, जब 0 हमारा शेषफल प्राप्त हो जाता है तब हमें इसमें क्या करता है, एचसीएफ। अब हमें एचसीएफ निकालना होता है, तब हम जानते हैं कि अंतिम भाजक होता है वही हमारे क्या होता है, युगलिक विभाजन में एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक होता है वो हमारे क्या होता है, युगलिक विभाजन में एचसीएफ। यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं अंतिम भाजक यूक्लिड विभाजन का एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। तब उपयुक्त संख्या का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। उपयुक्त संख्या का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। यानी हमारा इस जो ये है 4052 और 12576, इसका एचसीएफ कितना होगा, 4। एचसीएफ कितना होगा, 4। इस प्रकार हमारा ये हो जाता है क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1। अब हम नेक्स्ट करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में हमें दिया गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q, यहाँ पर क्या है, 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ये तो बात हम जानते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक, पहले हमें क्या बताना है कि धनात्मक पूर्णांक होता है वो सम वाले इस रूप में और विषम वाले इस रूप में ही होता है या नहीं होता है। इसमें हमें क्या है, सबसे पहले तो हम करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी कंपैरिजन करते हैं किससे, एक जो होता है हमारी युगलिक प्रमेय से। युगलिक प्रमेय से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर युगलिक प्रमेय हमारी होती है A = BQ + R, ये होती है। अब हम क्या है, 2Q, इस 2Q को इससे कंपैरिजन करते हैं 2Q। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारा क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक, यानी संख्या है वो तो क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, धनात्मक सम होनी चाहिए। यहाँ पर R नहीं दिया गया है, हम R मान लेते हैं 0। अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो हमारा A का मान तो आ जाता है धनात्मक सम पूर्णांक। हम जानते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि A का मान धनात्मक सम पूर्णांक यानी धनात्मक सम वाली संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे 2, 4, 6, 8 होनी क्या चाहिए, वो धनात्मक में होनी चाहिए। तब हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं B का मान कितना आ जाता है, 2। B का मान कितना आ जाता है, 2। Q, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है। यहाँ पर क्या देगा, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, यानी Q है उसका मान क्या है, एक पूर्णांक है। वो निश्चित नहीं है कि उसका मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या ये भी निश्चित नहीं है कि वो अभाज्य है। वो क्या है, अभाज्य है, या 2 से विभाजित है, या 3 से विभाजित है, या फिर ये भी निश्चित नहीं है कि वो सम है, विषम है, कोई सा भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या दिया गया, R का मान कितना आ जाता है, 0। यानी हम ऐसी कोई भी संख्या लें जो क्या हो, एक धनात्मक सम हो, धनात्मक सम होगी तो हम उसमें अगर 2 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल है वो कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसके लिए हम उदाहरण के लिए हम कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 18।
18 में 2 का भाग देते हैं तब कितना आ जाता है 9, 18 पीछे कितने में जाता है 0। ये देखते हैं हम यहाँ पर कि इसको अगर हम इस रूप में लिखते हैं a के बराबर में, तो हमारा a 18 एक धनात्मक समपूर्णांक है, ये सम संख्या है। भाज्य कितना है, भाजक 2, q कितना आ जाता है 9, यानी q हमारे यहाँ पर निश्चित नहीं है कि वो क्या है, वो कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन है कौन सी, कोई पूर्णांक है, यानी वो दशमलव में नहीं हो सकती है, दशमलव में नहीं होगी। यहाँ पर देखते हैं q दशमलव में भी नहीं है, भिन्न में भी नहीं है, यानी तब हमारा हो जाता है ये, और शेषफल कितना आ जाता है 0, यानी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। कोई सी भी आपकी कोई भी संख्या सम होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, उसका हमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमेशा हमारे को क्या है, शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और जो हमारा है शेषफल 0 प्राप्त होगा, q का मान है वो हमारे यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो हम इसमें सॉल्यूशन में करते हैं, सॉल्यूशन में करते हैं युग्लिक प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a = bq + r, ये होती है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर हम करते हैं जब धनात्मक समपूर्णांक हो तो हमारा क्या होता है 2q, इस रूप में होता है। हम देखते हैं कोई भी संख्या धनात्मक ले लें, उसमें अगर 2 का भाग दें तो हमारा क्या होता है, इसी रूप में आता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी या तो तुलना कर लें, तुलना करने पर a का तो मान क्या हो जाता है, a = b का मान कितना आ जाता है 2, क्या कर देते हैं तुलना, या फिर इसको भाषा के रूप में भी हम लिख सकते हैं ऐसे, a बराबर समपूर्णांक b बराबर हमारा कितना आ जाता है 2, q बराबर पूर्णांक और r बराबर कितना आ जाता है 0, r बराबर कितना आ जाता है 0। तो हम यहाँ पर हो जाता है 2। अब हम क्या कर देते हैं, इसको ये इन उपयुक्त मानों को युग्लिक विभाजन प्रमेय में लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, क्या कर देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में। प्रमेय के रूप में हमारा a आ जाता है समपूर्णांक, तब a को a लिख देता है। b का मान कितना आता है हमारा यहाँ पर 2, b का मान क्या है 2, q क्या है एक पूर्णांक है, उसको भी हम क्या लिख देते हैं q + r कितना आ जाता है 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a = 2q, यानी हमारा जब भी समपूर्णांक होगा, कोई भी समपूर्णांक होगा तो सदैव क्या है वो 2q इस रूप में ही होगा, यानी q 2 का भाग देने पर किसी भी समपूर्णांक में 2 का भाग देंगे तो हमेशा सदैव है हमारा एक जो है q का मान है वो एक परफेक्ट मान होगा, यानी एक q का मान परफेक्ट होगा और r हमेशा सदैव क्या होगा 0 ही प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसकी कंपैरिजन करें कि r का मान है वो क्या है 2, यहाँ पर हम जानते हैं कि r का मान क्या होना चाहिए 0 के या तो बराबर हो या भाजक हमारे यहाँ पर कितना आ जाता है 2, b का मान b से क्या हो छोटा हो, b से तो छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तब हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं b वाले से, तो हमारा r के मान क्या हो जाता है r 0, r क्या हो जाता है 2, यानी r का मान है वो 2 से तो छोटा होगा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं संभावित स्थितियाँ क्या हो जाती है, यहाँ पर हमारी यहाँ पर क्या बन जाती है संभावित स्थितियाँ। तो हम यहाँ पर कर देते हैं r की
संभावित स्थितियां, आर की संभावित स्थितियां कौन कौन सी हो जाती हैं? 0 और 1, 202 तो इसमें हो नहीं सकती है। अब हम क्या करते हैं, इस r का मान है इस युग्लिक प्रमेय में रख देते हैं और b का मान है वो हम 2 ही रखते हैं, तो हमारा हो जाता है a इजिकल टू r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 लेंगे तो हमारी क्या हो जाती है, और b बराबर हमारा क्या हो जाता है, b इजिकल टू हो जाता है 2। ये हमारा है, तो हम कर देते हैं a इजिकल टू b का मान क्या कर देते हैं 2, q का q प्लस r का मान 0, तो हो जाता है a इजिकल टू 2q। यानी ये स्थिति कब होगी, ये स्थिति कब होगी, तो हमारे क्या हो, जो है q a का मान है वो क्या हो, एक धनात्मक समपूर्णांक हो। यह स्थिति कब होती है, तो हमारे क्या हो, जब a का मान धनात्मक समपूर्णांक हो। a का मान क्या हो, धनात्मक समपूर्णांक हो, धनात्मक समपूर्णांक हो, धनात्मक समपूर्णांक हो। और अब हम नेक्स्ट कर देते हैं r बराबर 1, r बराबर 1। हमें अब हम क्या है, r बराबर 1 प्राप्त करना है, तब हमें इसमें सेकंड स्थिति दी गई है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ये होता है। तो हम क्या करते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसमें क्या हो, 2 का भाग संपूर्ण रूप से नहीं जाता हो। जैसे अंतिम अक्षर क्या हो उसका, या तो 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9 हो, ऐसी कोई भी संख्या ले लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं 29। 2 का भाग देते हैं एक बार, 2 9 में 2 का भाग जाता है 8 आता है, कितनी बार, 4 बार, पीछे बताते हैं 1। यानी कोई भी संख्या ले ले जिसमें अंतिम अक्षर क्या हो, या तो 1 हो या 2 हो या 1 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, 9 हो। इन पांचों में से कोई भी होगा तब हमारा सदैव क्या है, शेषफल क्या है, सदैव एक ही शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। तब हमारे इसको हम कहते हैं विषम होता है। विषम के लिए सदैव क्या होता है, शेषफल एक बचेगा। तो हम इसको भी हम इस युग्लिक प्रमेय के रूप में लिखते हैं। तब आ जाता है r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 होगा तो हमारा युग्लिक प्रमेय हो जाएगा a इजिकल टू 2q, r का मान कितना आ जाता है 1, तो आ जाता है, ये हो जाता है r का मान। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इस भाषा में लिख देते हैं। तब हो जाता है जब a धनात्मक विषम पूर्णांक हो। ये स्थिति कब होगी, तो हमारा a है वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो। धनात्मक विषम होगा तभी हमारी ये स्थिति बनेगी a बराबर 2q प्लस 1, यह भी स्थिति बनेगी। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या है, विषम के लिए तो ये स्थिति होती है और सम के लिए ये स्थिति होती है। ऐसे क्वेश्चन में हमें सदैव ये देखना होता है कि हमें कौन सी यहाँ पर संख्या दी गई है। उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर सम नाम दिया गया है या विषम नाम दिया गया है। विषम और सम हमें नाम दिया गया है या फिर अभाज्य संख्या भी दी जा सकती है। इस प्रकार दी जाएगी तो हम उसको क्या करते हैं, उसी संख्या को यहाँ पर रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ पर संख्या दी जाती है। जैसे पीछे हमें प्रश्न वाले में यहाँ पर 4 6 4 9 ऐसे दी गई थी 6। तब हम क्या करते हैं, इसमें जो यहाँ पर स्थिति होती है उससे तो छोटे हम आर के संभावित स्थितियाँ बना लेते हैं, फिर उन सभी को क्या करते हैं, इस रूप में व्यक्त कर देते हैं। और इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये स्थिति बनती है या नहीं बनती है। जैसे यहाँ पर धनात्मक सम दिया गया है तो हम क्या करते हैं, सम संख्या लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या दी जाती है उसका क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं।
धनात्मक सम हम कोई भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार होती है। और यहाँ पर क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक दिया गया है, तो हम यहाँ पर विषम संख्या लेकर उसमें भी 2 का भाग देकर देख लेते हैं कि शेषफल हवन प्राप्त होता है या नहीं होता है। अगर ये प्राप्त होता है तो हम क्या कर देते हैं, आर की संभावित स्थितियाँ बना लेते हैं। संभावित स्थितियाँ बनाकर इस रूप में हम लिख देते हैं, तब हमारा यह हो जाता है उदाहरण नंबर 2। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में हमें दिया गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 व 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। यानी हमें पहले क्या करना है, धनात्मक विषम। मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था कि हमें बस यही देखना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पर यह फॉर्मेट कितना दिया गया है, 4। तो हमें क्या है, हर एक कोई भी संख्या लें उसमें किसका भाग देना है, 4 का। एग्जाम में सॉल्यूशन करने का आसान तरीका बता देता हूँ कि इस यहाँ पर जो भी संख्या दी जाती है q से पहले, q के गुणज में हमें कोई भी संख्या दी जाती है उसका तो क्या कर देना है, हमें सदैव भाग देना है, सदैव भाग देना है। हमें यहाँ पर q का कोई मतलब नहीं है, q कोई से भी संख्या हो सकती है। हमें यहाँ पर अब हमें किस पे ध्यान देना है कि शेषफल। शेषफल हमें क्या दिया गया है, 1 और 3 ये दिया गया है शेषफल। ये हमारा क्या है, शेषफल, यह है शेषफल। शेषफल हमें ये दिए गए हैं और q का गुणज क्या दिया गया है, 4। ये क्या है, q का गुणज, q का गुणज। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका यही मैं बता दूं। अब हमें क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी धनात्मक संख्या होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विषम। धनात्मक विषम हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे विषम के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि विषम संख्या है कि अंत में क्या हो, अंत में 1 3 5 7 9 हो। अंत में क्या हो, 1 3 5 7 9 हो। अब हम देखते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या ले लें जिसमें 4 का भाग दें, जिसके अंत में क्या हो, 1 3 5 7 9 और उसमें क्या है, 4 का भाग दे देते हैं, तो हमारा जो शेषफल आएगा या तो 1 आएगा या क्या आएगा, 3 आएगा। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर 21। क्या ले लेते हैं, 21। अब हम देखते हैं 21 में 4 का भाग देता है कितनी बार, 5 बार। यहाँ पर आ जाता है 20। यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। तब हमारी ये फर्स्ट वाली स्थिति बन जाती है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक ले ले, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले ले जिसमें 4 का भाग देने पर हमेशा शेषफल कितना प्राप्त होता है, हमें 1 प्राप्त होता है। अब हम ऐसी एक और संख्या ले ले जिसमें क्या हो, हमारे शेषफल क्या प्राप्त हो, शेषफल 3 प्राप्त हो। ऐसी संख्या हम ले लेते हैं 21 के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर 27। क्या ले लेते हैं, 27। 27 एक संपूर्ण विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तब इसमें हम क्या कर देते हैं, 4 का भाग दे देते हैं। यहाँ q का गुणज क्या है, 4, तब हमें सदैव क्या है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देता है तब आ जाता है 6 बार। 6 बार में कितना आ जाता है, 24। पीछे कितने बच जाता है, 3। यानी हम देखते हैं कि 4 का भाग देते हैं संपूर्णांक में, तब हमारा शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि एक बार हम क्या ले लेते हैं, 25 नहीं, यहाँ पर 15 ले लेते हैं। 15 में भी 3 बचेगा, हाँ चलो 15 ले लो। 15 में 4 का भाग देता है, यानी हम अंतिम हर एक विषम संख्या लेकर हल कर लेते हैं। तब हमारा जाता है 15 में जाता है तब आ जाता है 3 बार 12। यहाँ पर भी कितना बचता है, 3। एक यहाँ पर भी कितना बच जाता है, 3। हम जानते हैं कि एक बार 4 का भाग देंगे, यानी अंतिम अक्षर अगर हम 5 लेंगे, हर बार अंतिम अक्षर 5 लेंगे, तो एक बार जैसे 5 15 25, तो एक बार तो शेषफल 1 बचेगा, एक बार शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा, फिर एक बार क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी ये इस क्रम में चलता है, एक बार 1 एक बार 3 एक बार 1 एक बार 3। इसी प्रकार 7 वाला होगा, इसी प्रकार 1 वाला होगा, इसी प्रकार क्या होगा, ये होगा। जैसे हम इसमें हम कर देते हैं कि जैसे अब हम क्या लेते हैं, अंतिम अक्षर क्या ले लेते हैं, 9 के लिए ले लेते हैं यहाँ पर 39 या फिर 49। क्या ले लेते हैं, 49 में हम 4 का भाग देते हैं एक बार,
4, 9, 9 में कितने 4 जाता है 2 बार, 8, कितना बचता है शेषफल 1। यानी इसमें भी इसी प्रकार होगा, एक बार शेषफल 1 बचेगा, एक बार शेषफल 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा। यानी ये निरंतर क्रम में चलता रहता है हर बार, मतलब 10 जैसे जैसे हम 10 ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे, उस प्रकार हमारा एक बार तो 2 बचेगा, एक बार तो शेषफल 2 बढ़ेगा, एक बार 2 शेषफल घटेगा, इस क्रम में चलता है। अब हम क्या ले लेते हैं, अंतिम अक्षर 3 ले लेते हैं। अंतिम अक्षर 3 लेने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं हम 33। 33 में 4 का भाग देते हैं, 8 बार 32, पीछे बच जाता है 1। यहाँ पर भी क्या बच जाता है हमारा शेषफल 1 बच जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि 1 लेते हैं अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर हम एक सम लेते हैं, अंतिम अक्षर एक विषम, एक जिसका अंतिम अक्षर क्या हो 1 हो, ऐसी विषम संख्या लेंगे तब शेषफल 1 बचेगा या फिर 3 बचेगा। 5 लेंगे तब भी 3 या 1 बचेगा, 7 लेंगे तब भी 3 या 1 बचेगा। इन सभी 500 संख्याओं के निरंतर क्रम में चलते जाएंगे। जैसे पहले तो 1 बचेगा, उसके बाद वाले में 3 बचेगा, उसके बाद वाले में फिर 1 बचेगा, उसके बाद वाले में फिर 3 बचेगा, इस प्रकार ये चलता जाता है। जैसे 1 वाले के लिए तो क्या है, पहले 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा। 3 वाले के लिए क्या है, पहले 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा। 5 वाले के लिए 1 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा। 7 वाले के लिए क्या है यहाँ पर, यानी 7 और 3 है, 7 और 3 है। इन दोनों के लिए क्या है, पहले 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3, फिर 1, इस क्रम में चलेगा। बाकी सभी का क्या चलेगा, पहले 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, इस क्रम में चलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि 5 है, ये तो क्या है 4 से बड़ी है, 5 है, ये तो क्या है 4 से बड़ी है, इसमें तो 4 का भाग चला जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाता है 1। अब हम देखते हैं 3 है, वो तो 4 से छोटी है, लेकिन इसमें शेषफल कैसे बचेगा, तो हम देख लेते हैं कि 3 है, 3 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि 3 में 4 का तो भाग जाता नहीं है, ये 3 क्या है छोटी है, तो हम इसमें 4 का भाग कैसे देंगे। 4 का भाग देने के लिए हमारे क्यू क्या है, वो कोई भी सम पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक संख्या होती है, वो क्या होती है यहाँ पर दिया गया है, जहाँ क्यू क्या है, क्यू कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है तब पूर्णांक होती है, वो पूर्णांक संख्या है सदैव कहाँ से शुरू होती है, पूर्णांक संख्या सदैव 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार कहाँ तक चलती है, n तक। कितने कहाँ तक चलती है, n तक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 4 को 0 से गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाता है 0, शेषफल कितना बच जाता है 3। यहाँ पर भी हमारा शेषफल 3 बच जाता है। इसको अगर हमें उत्तर जांच करनी हो तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इन दोनों को 0 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कितना 0, और हम क्या करते हैं भाग की जांच करने के लिए शेषफल इसमें ऐड कर देते हैं, शेषफल आ जाता है 3, यहाँ पर 3, ये भी 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भी हमारा क्या है, एक 3 भी है, वो भी एक क्या है 4 से विभाजित है, उसमें हमारा भागफल जरूर 0 आया है, भागफल है वो जरूर 0 आया है, लेकिन शेषफल है वो क्या आया है 3 ही आया है। ऐसी एक सम पूर्णांक हम विषम पूर्णांक ले लेते हैं 1 में भी 4 का भाग देंगे तब 0 आएगा, और कितना बचेगा शेषफल 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 1। हमें इन दो संख्याओं पर ही ज़्यादा ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं कि इसमें अगर हम देखते हैं ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 है, 1 में तो 4 का भाग जाता नहीं है, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दो 10, यानी हम जानते हैं कि 0 पॉइंट ये हम कर तो सकते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.25, कितना आ जाएगा 0.25। लेकिन हम जानते हैं कि Q का मान है वो सदैव क्या लेना है हमें, Q कोई पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के लिए हम क्या कर देते हैं, 0 है वो एक हमारा पूर्णांक होता है, और पूर्णांक 0 होता है, न कि 0.25, ये एक पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, ये दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, ये पूर्णांक नहीं मानी जाती हैं, पूर्णांक नहीं मानी जाती हैं, तब हमारा हो जाता है यहाँ पर 1। इस प्रकार हम इनके सभी विषम पूर्णांक वाली संख्याओं का हल देख लेते हैं, तो हमारे सभी में शेषफल है वो क्या बचता है 1 या 3 ही बचते हैं। तब हम क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं तो हो जाता है, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक।
धनात्मक विषम पूर्णांक होती है वो होती है जिसके अंत में क्या हो 1, 3, 5, 7, 9 हो। ये तो होती है हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि भाज्य, यहाँ पर क्या आ जाता है भाजक। यहाँ से कर देते हैं युगलिट विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी कौन सी होती है, A = BQ + R। ये होती है। इसमें भी क्या होती है, एक शर्त होती है, वो होती है 0 > या इक्वल R <B। क्या हो, <B हो। ये होता है हमारे यूक्लिड प्रमेय। इसमें हम देखते हैं इसकी और ये 4Q, यह क्या है 4Q धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या कर देते हैं हम A मान लेते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक को यहाँ पर हम लेट में भी लिख सकते हैं, लेट माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है A। धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या मान लिया A। B हमारे यहाँ पर आ जाता है, इसकी हम धनात्मक विषम पूर्णांक को हम A मान लेते हैं। एक हमारा आ जाता है Q। Q क्या है, यहाँ पर कर देते हैं पूर्णांक या फिर भागफल Q कोई पूर्णांक है, भागफल कोई पूर्णांक है जिसको हम क्या कर देते हैं Q से डिनोट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी और इससे कंपैरिजन कर देते हैं, किससे 4Q + 1। 4Q + 1 से कंपैरिजन करते हैं तो हमारा B आ जाता है भाजक B है वो कितना आ जाता है यहाँ से 4 और R। अब हम देखते हैं भाजक B हमारा 4 आ जाता है, तो हम देखते हैं कि भाजक B 4 आ जाता है। हम जानते हैं कि R का मान B से तो छोटा होना चाहिए और 0 के इक्वल या बड़ा, 0 के इक्वल या उसके समतुल्य हो सकता है, यानी समतुल्य यानी समान हो सकता है। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर R के संभावित मान कर देते हैं, R के संभावित मान, R के संभावित मान हमारे हो जाते हैं, संभावित मान यानी 0 तो हो सकता है, 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 4 नहीं होगा क्योंकि B का मान भी क्या है हमारे यहाँ पर 4 है, तब यहाँ पर 4 नहीं होगा। R के 4 संभावित मान हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन R के सभी मानों को हम क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं R = 0, R = 0 हो। तो R = 0 हो, R = 0 हो तब हम इसको क्या करते हैं युग्लिक प्रमेय के रूप में लिखते हैं। क्या, किस रूप के रूप में, युग्लिक प्रमेय में, यानी प्रमेय रूप में। R का मान 0 रखना है, B का मान 4 रखना है और प्रमेय के रूप में लिखते हैं, तब हो जाता है A = 4Q + 0। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4Q। एक तो ये हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं सेकंड में यहाँ पर रखते हैं R = 1 हो तो R = अगर 1 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर R का मान, तब हमारा प्रमेय रूप हो जाता है, प्रमेय रूप हमारा हो जाता है, प्रमेय रूप हमारा हो जाता है A = 4Q +
1, ये हो जाता है परमेय रूप। उसके बाद होता है r इजिकल टू 2 हो, r का मान क्या हो 2 हो, r का मान 2 हो तब हमारा परमेय रूप हो जाता है r का मान 2 हो तब परमेय रूप तो हमारा परमेय रूप है वो हमारा हो जाता है r इजिकल टू, यहाँ पर हो जाता है a इजिकल टू 4q प्लस r का मान 2, ये हो जाता है। इसके बाद हो जाता है r इजिकल टू 3 हो, r का मान 3 हो तब परमेय रूप हो जाता है तब परमेय रूप हमारा क्या हो जाता है a इजिकल टू 4q प्लस 3, ये हो जाता है। इस प्रकार इसकी क्या है 4 है वो परमेय रूप बन जाते हैं। इस अब हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन में कौन सी दी गई, क्वेश्चन में दी गई है धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ये होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये भी बनती हैं ये भी बनती हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमने क्वेश्चन में हमें ये 2 ही क्यों दी गई हैं, ये क्यों नहीं दी गई, ये स्थिति है ये हमेशा किस रूप में बनेगी सम स्थिति में बनेगी। तब मैंने आपको पहले विषम वाले सभी के भाग देकर बताए थे, तब हम देखते थे कि या तो 3 बचता शेषफल या कितना बचता 2 1 बचता। एक बार हम देख लेते हैं कि 2 वाली स्थिति या शून्य वाली स्थिति कब बनती है, तब हम एक ऐसी सम ले लेते हैं। अब हमें क्या है सम पूर्णांक लेना होगा। सम पूर्णांक हम जैसे ले लेते हैं यहाँ पर 16 सम होते हैं वो सदैव 0 2 4 6 8, अंतिम अक्षर क्या हो इस रूप में हो। तो हम देख लेते हैं 16 में अच्छे आता है 16 में 4 का भाग देता है 4 बार, शेषफल कितना आता है 0, शेषफल कितना आता है 0। या फिर ले लेते हैं 16 के बाद हम ले लेते हैं 38 में देते हैं तो आ जाता है 9 बार 36, पीछे के कितना बच जाता है 2। या फिर ले लेते हैं 14 में 4 का भाग 3 बार 12, पीछे बच जाता है 2। फिर हम ले लेते हैं 22 में 2 का भाग, या फिर ले लेते हैं 32 8 बार 32, कितना बच जाता है 0। और 0 हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, या फिर यहाँ पर ले लेते हैं 30 में कितने आ जाता है 7 बार 28, कितने बच जाता है 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर सम पूर्णांक लेंगे तभी हमारा शेषफल है वो क्या बचेगा 0 2। अगर विषम पूर्णांक लेंगे तब हमारा क्या बचता है शेषफल हमेशा 0 या 1 या 3 बचता है। विषम वाले मैंने आपको पहले करके बता दिए और सम वाले ये रहे। एक बार आप देखें तो मैं विषम वाले 1 2 और बता देता हूँ। 23 में हम 4 का भाग देते हैं तब आ जाता है 5 20, पीछे बच जाता है 3। फिर हम ले लेते हैं 37 में अगर हम 4 का भाग देते हैं 9 36, तब क्या बच जाता है पीछे यहाँ पर आ जाता है 1। और एक ले लेते हैं 9 में हम 4 का भाग देते हैं तब आ जाता है 2 8, कितना बच जाता है 1। इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं 13, 3 का आ गया। अब हम ले लेते हैं 15 में हम देखते हैं 4 का भाग 3 बार 12, पीछे कितने बच जाते हैं 3। इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं 31 या फिर 21, कितना ले लेते हैं 21 में हम 4 का भाग देते हैं तब आ जाता है 5 20, पीछे कितने बच जाते हैं 1। यानी हम अगर विषम वाले यहाँ पर दे देते हैं विषम, अगर हम विषम वाले लेंगे विषम के लिए तो हमारे क्या है शेषफल क्या बचेगा या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा। और यहाँ पर है सम वाले के लिए सदैव कितना बचेगा 0 या 2। तब हम देखते हैं हमारी ये 4 स्थितियां हैं, ये चारों स्थितियां हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है धनात्मक विषम पूर्णांक को। धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे तो हमारी क्या है एक तो ये स्थिति होगी एक ये स्थिति होगी, बाकी दोनों है ये किस स्थिति में हो जाते हैं सम स्थिति में हो जाते हैं। इसमें हम यह लिख सकते हैं यह स्थिति सम पूर्णांक
के लिए हैं, और इसको भी लिख लेते हैं, यह स्थिति समपूर्णांक के लिए है। ये तो क्या है, समपूर्णांक के लिए है, और यह किसके लिए है, विषम। यह स्थिति विषम पूर्णांक के लिए है। ये भी किसके लिए होगी हमारी, विषम पूर्णांक के लिए है। ये भी क्या है, विषम पूर्णांक के लिए। इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी लिखनी है, दो स्थितियां जो क्या, जिसमें क्या हो, एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो, उसका रूप लिखना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में 4q+1 व 4q+3 के रूप में होगा, ये स्थिति है। जब 4 का भाग देंगे तब सदैव यही स्थिति होगी, इसमें स्थिति चेंज नहीं हो सकती है। अगर हम इसका भाजक चेंज कर देंगे तब हमारा जो शेषफल है उसका मान चेंज हो जाएगा, लेकिन हम जब कभी भी 4 रखेंगे तब हमारी क्या होगी, यही स्थिति बनी रहेगी। इस प्रकार हमारा उदाहरण 3 हो जाता है। उदाहरण 4 में हमें दिया गया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास, यानी एक कोई मिठाई की दुकान है। यहाँ पर उदाहरण 4 है, उसमें क्या दिया गया है, कोई एक मिठाई की दुकान है जिसके पास क्या है, 420 काजू की बर्फियाँ, यानी 420 तो क्या है उसके पास, काजू की बर्फियाँ हैं। काजू की बर्फियाँ कितनी है, 420 है काजू की बर्फियाँ, और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। बादाम की बर्फियाँ कितनी है, 130। यह है, यानी उसके पास दो क्वालिटी की मिठाई है, एक है काजू की बर्फियाँ और एक है बादाम की बर्फियाँ। काजू की बर्फियाँ हैं 420 और बादाम की बर्फियाँ हैं 130। तब क्या दिए गए हैं, वे इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती हैं, यानी वह उसका ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है या चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या है, समान रहे, तथा परात में न्यूनतम स्थान घेरे, प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, हमें इसमें यह बताना है कि वह क्या है, एक कोई दुकान विक्रेता है जिसके पास 420 ये है और 130 है, लेकिन उसको जो है काजू और बादाम की बर्फियाँ हैं उसकी क्या है, समान रूप से बनानी है। जैसे प्रकार हम मान लेते हैं कि अगर वो एक परात है, यानी एक परात है, एक परात में अगर वो इस प्रकार 3 काजू की बर्फियाँ जमाता है और इस प्रकार में इस रूप में वो 10 काजू की बर्फियाँ जमाता है, तब क्या है, एक परात में कितने 30 जमाता है, एक परात में कितना जमाता है 30। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद वो इसकी कितनी यानी रोह है वो बनाए कि दोनों में समान स्थितियाँ बन जाए। यानी ये परात है, ये जो रोह होगी ये है, यानी वो इन सभी को क्या है, परात में न्यूनतम स्थान करे, एक ही परात में जमा नहीं हो, क्या एक ही परात में जमा नहीं हो, तब क्या है वो कितनी रो बनाए कि
यहाँ से रो है वो कॉलम है, कॉलम तो कितने बनाए ये बताना है कि कॉलम कितने बनाए कि सभी में समान रूप से बर्फियाँ आ सके। तो हम इसमें सॉल्यूशन में करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, हो जाता है काजू की बर्फियाँ, काजू की बर्फियाँ, काजू की बर्फियाँ, काजू की बर्फियाँ कितनी है 420। बादाम की बर्फियाँ, बादाम की बर्फियाँ कितनी है 130। यानी वो इस प्रकार जमाता है कि सभी की क्या बने, यानी समान रूप से ढेरी बने। यानी या तो हम समझ लें, मान लें कि उसके पास बहुत सारी परातें हैं लेकिन एक परात में समान रूप से जमाए कि सभी परातों में समान रूप से जम सके। उसके पास कितने आ जाते हैं, ये हो जाते हैं उसके पास बर्फियाँ। अब हमें क्या है, हम मान लेते हैं कि उसके पास बहुत सारी परातें हैं, मान लेते हैं कि उसके पास बहुत सारी परातें हैं, वो एक परात में किस रूप में जमाए कि वो समान रूप से जमे, और क्या है सभी में परातें हैं उस सभी परातों में समान रूप से जमे। तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए HCF निकालना होता है। HCF निकालेंगे, जो HCF आएगा वो क्या है उस रूप में जमाए, HCF जितना हमारा HCF आएगा उस रूप में जमाएगा, तब उसकी क्या है समान रूप से ढेरियाँ बनेगी। तो हम कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी हो जाती है A=BQ + R, 0 > या इक्वल R + R < B। ये होता है यूक्लिड प्रमेय। अब हम क्या है इसको यूक्लिड प्रमेय के रूप में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कर देते हैं चरण फर्स्ट में हम लिख देते हैं बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं भाज्य, और तो छोटी संख्या होती है उसको क्या मानते हैं भाजक, यानी भाज्य को हम किससे डिनोट करते हैं, A से, भाजक को B से। तब हो जाता है A का मान कितना आ जाता है 420 = B का मान 130। अब हम यहाँ पर दे देते हैं 420 में 130 का भाग देते हैं। 430 में 13 39, 3 बार जा सकता है, 3 बार में कितना आ जाता है 390। तब शेष कितना बच जाता है 30। कितना बच जाता है 30 हमारा शेष बच जाता है। तब हम देखते हैं कि अगर 30 यहाँ पर शेष बच जाता है तो हम क्या करते हैं इसको अब हम यूक्लिड प्रमेय में लिख देते हैं। यूक्लिड प्रमेय में हमारा हो जाता है 420 = 130 × 30 + 30 कितना आ जाता है +30। अब हम जानते हैं कि यूक्लिड प्रमेय में जब तक हमें शेष फल है वो शून्य प्राप्त ना हो, शेष फल कितना शून्य प्राप्त ना हो, तब तक हम क्या करते हैं भाजक को भाज्य बनाते हैं और शेष फल को भाजक बनाकर उसका विभाग देकर देख लेते हैं कि आगे हमारा शून्य प्राप्त होता है या नहीं होता है। शून्य प्राप्त करने के लिए हम इस तरीके को करते हैं। तब आ जाता है चरण सेकंड में हमारा आ जाता है 420। यहाँ पर भाजक कितना है 130, तब हमारे यहाँ भाज्य कितना हो जाएगा 130। शेषफल कितना है 30, तब यहाँ पर कितना आ जाता है 30। अब हम देखते हैं 130 में 30 का भाग देकर, यहाँ पर देख लेते हैं 130 में 30 का भाग देते हैं तो आता है 4। कितना आ जाता है 4 और में कितना आता है 4 और हमारा आ जाता है 120। तब हमारा शेषफल कितना बच जाता है 10। शेषफल कितना बच जाता है 10। तो हम इसको भी अब इस यूक्लिड प्रमेय में लिखते हैं भागफल कितना है 4 गुणा भागफल यहाँ पर प्लस शेषफल कितना आ जाता है 10। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शेषफल में शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट चरण करते हैं, चरण थर्ड करते हैं। चरण थर्ड में हम क्या करते हैं इस संख्या को क्या बना लेते हैं, जो भाज्य होते हैं भाजक होता है भाजक को भाज्य और शेषफल को भाजक। अब हम करते हैं 30 में 10 का भाग देते हैं, 30 में 10 का भाग देते हैं, तब आ जाता है 3 बार में 30
कितना प्राप्त हो जाता है, शून्य, शून्य प्राप्त हो जाता है। तब हमारे यहाँ पर हो जाता है गुणा 30 प्लस शून्य। यहाँ पर हम देखते हैं शेषफल हमें कितना प्राप्त हो जाता है, शून्य। जहाँ पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है वहाँ का भाजक, उस संख्या का भाजक है वो हमारा क्या होता है, उपयुक्त दी गई संख्याओं का HCF होता है। ये होता है युगल विभाजन का नियम, ये होती है युगल विभाजन की शर्त या फिर उसका नियम होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं जहाँ R = शून्य प्राप्त हो, R = शून्य प्राप्त हो, वहाँ का भाजक यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यूक्लिड विभाजन प्रमेय में HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। तब उपयुक्त संख्या में अंतिम भाजक 10 हैं तो इसका HCF कितना होगा, 10 होगा। यानी 420 और 130 का HCF है वो कितना होगा हमारा, 10 होगा। HCF कितना होगा, 10 होगा। इस प्रकार हमारा उदाहरण 4 हो जाता है। उदाहरण 5 में हमें दिया गया है, संख्या 4n पर विचार कीजिए, यानी 4 की घात n है। जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि सदैव 0 से 0 1 2 3 इस रूप में चलती रहती है। तब क्या है, प्राकृतिक संख्या जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य प्राप्त हो। इसमें हम क्या करते हैं, n का मान हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन में प्राकृतिक संख्या है उसको हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 इस रूप में होती है। तब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाता है प्राकृतिक संख्या किसके लिए कर देते हैं, n से। ये है। तब जांच क्या करनी है, 4 की घात n है वो क्या है, शून्य पर समाप्त। 4 की घात n बराबर शून्य पर समाप्त। हमें यह देखना है कि 4 की घात n है, यानी n का मान हम रखते हैं तब हमारे 4 शून्य आता है, अंतिम अक्षर शून्य आता है या नहीं आता है। हम देखते हैं कि 4 की घात क्या रखते हैं, सबसे पहले शून्य। किसी भी संख्या की घात शून्य हो उसका मान सदैव कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। उसके बाद हम रखते हैं 4 की घात 1। 4 की घात 1 का मान होता है 4। 4 का स्क्वायर होता है 8। फिर आता है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 8। कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर होता है वो हमारा कितना होता है, 16। और 16 को 4 से करता है तब आ जाता है 64। फिर हम करते हैं 4 की घात 4। 4 की घात 4 का होता है 16 का हो जाता है 256। कितना हो जाता है, 256। यानी हम इसमें देखते हैं कि अंतिम अक्षर है वो हमारे को सदैव कितना प्राप्त होता है, या तो 6 प्राप्त होगा या 4 प्राप्त होगा। क्या होगा, या तो 6 प्राप्त होगा या फिर 4 प्राप्त होगा। अंतिम अक्षर है वो हमें सदैव कितना प्राप्त होता है, या तो 4 प्राप्त होता है या कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है।
256। इसमें देखते हैं यहाँ पर यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यानी एक 0 अगर घात होगी तब तो 1 होगा, बाकी सभी में हमें या तो 4 प्राप्त होगा या 6 प्राप्त होगा। तो अब हमारे को यहाँ पर क्या है, 4 की घात n बराबर 0 पर समाप्त नहीं होते हैं। तो हम इसमें लिख देते हैं 4 की घात n का मान कभी भी प्राकृतिक संख्या के 4 का घात मान प्राकृतिक संख्या के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, यानी जो 4 की घात n है वो कभी भी हमारे शून्य पर समाप्त नहीं होगी, प्राकृतिक संख्या के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसमें हमारा है वो क्या है, चार की घात n है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसमें हमारे क्या है कि जो शून्य पर समाप्त होगी उसके लिए क्या है, हमेशा सदैव क्या है 5n होना चाहिए। जैसे क्या है, 4 की घात यहाँ पर n है, अगर इसकी जगह 4 की घात 5n ये हो तब भी हमारा, यदि मैं अंतिम अक्षर शून्य प्राप्त हो तो हम क्या करते हैं, ओनली फॉर 10 इसकी घात करते हैं या फिर करते हैं 20, यानी जिसके अंत में शून्य होगा उसी के अंत में शून्य आएगा, बाकी सभी में शून्य नहीं आएगा। इस प्रकार हमारा उदाहरण 4 हो जाता, 5 हो जाता है। नेक्स्ट उदाहरण 6। उदाहरण 6 में दिया गया 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एल्शियम याद कीजिए। संख्या 6 और 20 के HCF एल्शियम याद कीजिए। तब हमारा हो जाता है सॉल्यूशन में अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 का अलग और 20 का अलग, 2 का 3, 3 में 1, यहाँ पर देखते हैं अंतिम अक्षर समय तब आ जाता है 10, 2, 5, 5 में 5 का 1। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाता है 6 = 2 × 3 और 10 20 का हो जाता है 2 × 2 × 5। अब हमें क्या करना है, HCF के लिए हम क्या करते हैं, HCF के लिए करते हैं दोनों में समान संख्याएं कौन सी हैं। समान संख्या इसमें देखते हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तब हमारा आ जाता है 2 और कोई भी समान नहीं है। अब हमें क्या करना है, एल्शियम के लिए हमारे सदैव क्या होता है, HCF गुणा
HCF कितना है 2 गुणा, अब हमें शेष बची संख्याओं को क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तब आ जाता है शेष बची संख्या आ जाती है ऊपर वाले से 3, नीचे वाले से 2 गुणा 5, 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60, कितना आ जाता है, एलसीएम आ जाता है हमारा 60, कितना आ जाता है 60, 6 2 12, 12 5 60, कितना आ जाता है 60। इस प्रकार हमारा एलसीएम आ जाता है 60 और एचसीएफ कितना आ जाता है 2, एचसीएफ कितना आ जाता है 2। इस प्रकार हो जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7, एचसीएफ याद कीजिए। उदाहरण 7 में भी हमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 व 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम याद कीजिए। यह याद करना है तब हम सबसे पहले करते हैं एचसीएफ व एलसीएम दोनों याद करना है, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 96 का और यहाँ पर करते हैं 404, इसमें 2 का भाग जाता है तो आ जाता है 4 8, इसमें भी 2 का जाता है तो आ जाता है 2 4, फिर 2 का जाता है तो आ जाता है 12, 12 में 2 का जाता है 6, 6 में 2 का जाता है 3, 3 में 3 का 1, यह हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 404 का, 404 का करना हो तब हम देखते हैं 2 का जाता है 202, फिर 202 में 2 का 101, 101 हमारी क्या है एक अभाज्य संख्या है, तब आ जाता है इसका मान 101, इसका आ जाता है 1, 101 हमारी क्या है एक अभाज्य संख्या है, तब हो जाता है ये। अब हम क्या करते हैं इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तब आ जाता है 96, 96 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3, और यहाँ पर आ जाता है 404, 404 का हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 101। अब हमें क्या है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो हम क्या कर देते हैं पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के हम क्या करते हैं 2 समान संख्याओं को आपस में यहाँ पर लगा देते हैं जिसमें दोनों में समान संख्या हो, जैसे यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 है, बाकी हमारे इसमें कोई भी संख्या समान नहीं है, तब हो जाता है 2 गुणा 2, यानी एचसीएफ कितना आ जाता है 4, एचसीएफ कितना आ जाता है 4, एचसीएफ आ जाता है। उसके बाद हम करते हैं एलसीएम, एलसीएम याद करना है। यहाँ पर एलसीएम के मेरे लिए क्या कर देते हैं पहले तो एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 4 गुणा शेष बची संख्याओं को इसके गुण अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं 2 गुणा 2, कितनी बार 1 2 3 बार गुणा 3 गुणा 101, यह आ जाता है। अब हम क्या करते हैं इनको गुणा 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 3 96, 96 गुणा 101, यहाँ पर कर देते हैं 96 गुणा 101, 96 कितना आ जाता है 96, यानी एलसीएम कितना आ जाता है हमारा 9696, एलसीएम आ जाता है 9696। इस प्रकार भी कर सकते हैं हम उसका एलसीएम, इस प्रकार भी कर सकते हैं जिस प्रकार हमने एचसीएफ गुणा एलसीएम इजिकल टू 96 गुणा 101, यानी दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसके द्वारा कर सकते हैं एलसीएम इजिकल टू
96 गुणा यहाँ पर आ जाता है 404 गुणा 404 बट्टे HCF क्या हो जाता है HCF हमारा कितना है 4, तो हो जाता है 96 गुणा 404 भाग 4 का इसमें जाता है 101 को 96 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 96। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका यही है क्योंकि इसमें हमारा HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड तो करना पड़ेगा, बाद में क्या है सीधा अभाज्य गुणनखंड विधि को इस प्रकार हल कर सकते हैं। इसमें हमारा सूत्र है वो हमारा कन्फ्यूजन कर जाता है, कहीं हम HCF LCM गुणा वाले को बट्टे ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये है आसान तरीका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 8 में हमें दी गई है संख्या 6 72 व 120 6 72 व 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM व HCF निकाल लिए। LCM व HCF निकालना है तो हम कर देते हैं सॉल्यूशन में पहले अभाज्य गुणनखंड अलग अलग अभाज्य गुणनखंड 6 का अलग 2 इस प्रकार 72 का इसी प्रकार हो जाता है 120 6 में 3 में 1 2 का 3 बार 6 2 का 1 8 18 2 का 9 में 3 का 3 में 3 1 इसी प्रकार 120 में 2 का 60 में 2 का 30 में 2 का 15 में 3 का 5 में 5 का 1 कितना आ जाता है 1 इस प्रकार हो जाता है। अब हम इसमें लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तब आ जाता है 6 = 72 = 120 = 6 का हो जाता है 2 × 3 इसका हो जाता है 2 × 2 गुणा कितना 1 2 3 गुणा 3 गुणा 3 इसमें कितना 1 2 3 2 × 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें क्या HCF निकालना है। HCF के लिए हम क्या कर देते हैं इसमें जो समान संख्या है उनका क्या कर देते हैं चूज कर देते हैं, समान संख्या को हम चूज कर देते हैं। यहाँ पर भी क्या है यहाँ पर भी क्या है 3 है और यहाँ पर भी 3 है तो आ जाता है 2 × 3 2 × 3 तो हमारा HCF आ जाता है 6 कितना आ जाता है 6। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं LCM निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं अधिकतम घात वाली संख्याओं को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 की क्या है अधिकतम घात कितनी है 3 तो आ जाती है 2 की घात 3 2 की घात 3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। फिर क्या करता है 3 की घात अधिकतम 3 की अधिकतम घात कितनी है 2 तो आ जाता है 3 × 3। फिर क्या आ जाता है 5 की घात अधिकतम कितनी है 1 तो आ जाता है 5। इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 72 72 गुणा 5 कितना आ जाता है 72 × 5 तो आ जाता है 10 35 और 1 कितना आ जाता है 36। LCM कितना आ जाता है हमारा 360 कितना आ जाता है 360 यानी इनका LCM है वो तो हमारा कितना आ जाता है 360 और HCF है वो हमारा कितना आ जाता है HCF हमारा कितना आ जाता है 6। HCF कितना आ जाता है 6। ऐसे अधिकतम अगर संख्याओं की घातें अधिकतम हो जाती है तो हम उनकी अधिकतम घातों को लिखकर उस प्रकार LCM निकाल सकते हैं और HCF के लिए हमेशा न्यूनतम घात लेते हैं। HCF के लिए न्यूनतम घात
और एलसीएम के लिए अधिकतम घात लेते हैं। इस प्रकार हमारा उदाहरण 8 संपूर्ण हुए। दिया गया है √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। उदाहरण 9 पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने प्रश्नावली 1.3 में पढ़े थे, उसी प्रकार यहाँ में हमें सिद्ध करना है कि √ वाली संख्या है वो एक परिमेय होती है या नहीं होती है। इसके लिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले करते हैं। सॉल्यूशन में हमारा हो जाता है √3 माना √3 एक परिमेय है। क्या है, परिमेय, यानी इसका ऑपोजिट मानना है। अगर ए परिमेय दिया है तब यहाँ पर क्या मान लेते हैं, परिमेय। तब हो जाता है √3 इजिकल टू परिमेय। परिमेय को हम किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। यहाँ पर आ जाता है Q ≠ 0, यानी हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 होगा तब उसका मान कितना हो जाता है, जैसे हम मानते हैं कि एक के बट्टे में अगर 0 आ जाएगा तब उसका मान कितना हो जाता है, अनंत होता है। वो हमारी क्या हो जाती है, एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो हो जाता है यहाँ पर क्या कर देते हैं, वज्र गुणा माना, या फिर यहाँ पर P/Q सहभाज्य संख्या है। यानी P/Q है वो क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। यानी Q का जो भी मान आएगा उसमें Q के अलावा यानी जो भी मान आएगा, जैसे 7 आया तो 7 एक क्या है, सहभाज्य है। इसी प्रकार P है वो P का मान भी क्या आएगा, मान लो 3 आया, वो भी क्या है, एक सहभाज्य है। इस प्रकार हम मानते हैं कि ये P और Q का मान क्या है, सहभाज्य संख्या है। तब आ जाता है यहाँ पर वज्र गुणा, यहाँ पर कर देते हैं वज्र गुणा हो जाता है √3 Q इजिकल टू P। याद आता है। अब हमें √ हटाना है। √ हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो हमारा हो जाता है √3 Q का होल स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर। तो आ जाता है √ और इसका हो जाता है √ हट जाता है, Q का Q स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं P स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं Q स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर अपॉन 3। इसको दे देते हैं समीकरण 1। यहाँ पर हम देखते हैं P स्क्वायर का मान, यानी हमारे यहाँ पर कोई भी मान आएगा P स्क्वायर का, वो क्या है, 3 से विभाजित है। अगर P स्क्वायर का मान 3 से विभाजित है तो P भी क्या है, एक 3 से विभाजित संख्या होगी। जैसे हम मान लेते हैं एक बार 81 है। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग क्या होता है, 81 अगर 3 से विभाजित है। 81 में देखते हैं 3 का भाग 2 बार 6 2 1 7 21, यानी 27 आ जाता है, तब आता है 21। यानी P का मान है वो तो क्या है, P स्क्वायर का मान क्या आ जाता है, 1 मान लेते हैं। P स्क्वायर का मान हमारे यहाँ पर 81 हो जाता है। 81 में अगर 3 का भाग जाता है तब P का मान यानी 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। 9 भी है वो भी क्या है, हमारी 3 से विभाजित हो गई, यानी 9 में 3 का भाग देते हैं तब आ जाता है 3 9 0। ये देखो, जैसे ही हम देखते हैं कि P स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो P भी क्या है, 3 से विभाजित होगा। तब हम यहाँ पर लिख लेते हैं P स्क्वायर 3 से विभाजित है तब P भी 3 से विभाजित होगा।
पी भी क्या है हमारा 3 से विभाजित होगा। इस प्रकार हो जाता है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना पी स्क्वायर अपॉन 3 इजिकल टू क्या है आर। इसको हम एक बार मान लेते हैं, ये क्या है आर है, आर है, तब यहाँ पर आए आर है, ये मान लेते हैं। ये मान उपयुक्त मान है, इसमें से हम देखते हैं पी स्क्वायर क्या आ जाता है, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर है, इसको हम कर देते हैं पी, यहाँ पर क्या कर देते हैं वज्र गुणा कर देते हैं, तब आ जाता है पी स्क्वायर इजिकल टू 3 आर। यह आ जाता है, यह आ जाता है हमारा पी स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर का मान यह आ जाता है। तो हम क्या है पी, यहाँ पर पी स्क्वायर नहीं, पी ओनली पी, पी का मान हमारा कितना आ जाता है 3 आर। पी का मान हम मानते हैं कि पी अपॉन 3 है, वो क्या है, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि पी का मान 3 से विभाजित है, उसको हम एक बार क्या मान लेते हैं आर, आर मान लेते हैं, तब हमारा पी का मान आ जाता है 3 आर। पी का मान है, हम क्या कर देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, पी का मान पी का मान समीकरण 1 में रखने पर P का मान है वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में हमारा क्या दिया गया है, क्यू स्क्वायर इजिकल टू 3r का होल स्क्वायर अपॉन 3, यही है समीकरण 1। इसमें हम P की जगह रख देते हैं 3r, तो हमारा हो जाता है क्यू स्क्वायर इजिकल टू 3 का वर्ग होता है 9, r का r स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 विभाजित हो जाता है, तब आ जाता है 3, तो हमारे यहाँ पर r स्क्वायर आ जाता है क्यू स्क्वायर इजिकल टू 3r स्क्वायर, यह आ जाता है। अब हम r स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं, तो आ जाता है क्यू स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू स्क्वायर का मान अगर 3 से विभाजित है, जिस प्रकार पी स्क्वायर का मान 3 से विभाजित था, तो पी भी 3 से विभाजित था, इसी प्रकार क्यू स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो क्यू भी क्या है 3 से विभाजित होगा। तब हमारा हो जाता है क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी क्या है 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्यू भी 3 से विभाजित है, पी भी 3 से विभाजित है, जबकि हमने माना क्या था पी और क्यू क्या है सहभाज्य हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सहभाज्य नहीं होकर क्या हो जाते हैं 3 से विभाजित हो जाते हैं। सहभाज्य होती है वो संख्याएं जो अपने के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 से विभाजित हो जाती है, दोनों ही 3 से विभाजित है। तब हमारे इसमें क्या है जो हमने माना था, हमारा जो कथन माना था उस वो कथन क्या हो जाता है विरोध उत्पन्न हो जाता है। तब मान लेते हैं, यहाँ पर लिखता है अतः पी व क्यू दोनों ही 3 से विभाजित, दोनों ही 3 से विभाजित हैं, जबकि हमने दोनों को सहभाज्य माना था। क्या माना था सहभाज्य माना था। यहाँ पर कथन में क्या हो जाता है विरोध उत्पन्न हो जाता है, विरोधाभास। क्या उत्पन्न हो जाता है विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यानी इसके कारण यानी विरोधाभास के कारण इसके कारण हमने √3
भी यहाँ पर लिखते हैं। इसके कारण हमने √3 एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। किसके कारण? विरोधाभास के कारण। विरोधाभास से पहले हमने माना था कि √3 क्या है? एक परिमेय है। अगर परिमेय है तब हमारा विरोध अगर उत्पन्न नहीं होता तब हमारी ये संख्या क्या होती? √3 भी परिमेय होती। लेकिन यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो जाता है तो विरोधाभास के कारण क्या हो जाता है? √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। यही हमें सिद्ध करना था, √3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन को करने का तरीका यह होता है। लेकिन इसमें मेन क्या बात है? भाषा। इसकी भाषा है उसमें यही शब्द इंपॉर्टेंट है, विरोधाभास। क्या है इंपॉर्टेंट? विरोधाभास। विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, इसके कारण √3 एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण 10 में हमें दिया गया है दर्शाइए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। यह बात हमें सिद्ध करनी है तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा हो जाता है, माना 5 - √3 = P/Q। यहाँ पर लिख लेते हैं P वे Q सहभाज्य संख्या है। P वे Q क्या है? सहभाज्य संख्या है। तब हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाता है कि इसमें हम P व Q का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, इसका इधर पक्षांतरण। यहाँ पर क्या कर देते हैं? पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब हमारा हो जाता है 5 - P/Q = √3। यह आ जाता है √3 आ जाता है। अब हम जानते हैं कि ये संख्या तो हमारी क्या होती है? परिमेय हो जाती है, क्योंकि कोई भी संख्या √ में ना हो। जैसे हम मान लेते हैं कि P का मान क्या है? 3 है और Q का मान कितना है? 7 है। मान लेते हैं 5 - P का मान 3, Q का मान 7, दोनों सहभाज्य संख्या है। तो हमारा देखते हैं इसका एलसीएम आ जाता है 7, 35 - 3 तो बताता है 32/7। 32/7 एक क्या होती है? हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Q ≠ 0 है। ये भी बात हमारी तय है। तो हम इसमें देखते हैं ये तो हमारा हो जाता है एक क्या हो जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हमारा हो जाता है कि परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है
इसका मान अगर परिमेय संख्या आता है तो इसका भी मान क्या होगा, एक बार परिमेय होगा। इसका मान अगर परिमेय है तब बराबर की संख्या हमेशा, जैसे इसके बराबर ये है तब ये भी हमारी क्या होती है, परिमेय होती है। अर्थात √3 भी परिमेय संख्या है। √3 भी एक परिमेय संख्या है। √3 भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने पहले पढ़ा था √3 एक क्या है, एक परिमेय। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है। विरोध उत्पन्न हो जाता है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर √3 के परिमेय होने के कारण विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो हमारी क्या है, कल्पना हमने मानी थी कि √3 क्या है, परिमेय है। यानी हमने माना था कि सहभाज्य है, तो हमारी कल्पना है वो क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, हमें विरोधाभास के कारण विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना हमने कल्पना क्या मानी थी, सहभाज्य वाली, वो क्या हो जाती है, विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या है। कल्पना गलत साबित होती है। अब हमारी कल्पना क्या थी कि √5, हमारी कल्पना क्या थी, 5 माइनस √3 p/q। p/q क्या होती है, परिमेय होती है, ये परिमेय होती है। तो हम क्या मान लेते हैं कि 5 √3 हमने क्या माना, परिमेय। p/q के रूप में हमेशा परिमेय होती है, इसके परिमेय हो जाती है तो ये परिमेय हमारी क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। यानी 5 √3 परिमेय संख्या है, हमने यहाँ पर यही माना था कि 5 √3 क्या है, p/q। क्या होता है हमारा, परिमेय संख्या होती है। यानी परिमेय संख्या, तब परिमेय हमने क्या मान लिया कि 5 - 3 है, वो क्या है, परिमेय है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत हो जाती है। कल्पना क्या थी, 5 - √3 परिमेय संख्या है। तब हमारा निष्कर्ष आता है, या फिर हल। तब निष्कर्ष हमारा क्या आता है, 5 √3 एक क्या हो जाती है, ए परिमेय संख्या हो जाती है। निष्कर्ष हमारा आ जाता है 5 - √3 एक ए परिमेय। विरोधाभास के कारण ये इसकी क्या हो जाती है, विपरीत स्थिति हो जाती है। विपरीत स्थिति क्या हो जाती है, परिमेय। तब हमारी विपरीत स्थिति क्या हो जाती है, ए परिमेय संख्या है। क्या है, ए परिमेय संख्या है। एक तो हमारे ये भी हो जाता है। एक हम इसका नियम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या में से ए परिमेय को घटाने पर हमारे क्या हो जाती है, उपयुक्त मान ए परिमेय होता है। हम यहां पर लिख देते हैं,
परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाने पर उपयुक्त मान अपरिमेय, यहाँ पर ये बात हम क्या जानते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं वी कैनो डेट, यानी हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय को घटाने पर उपयुक्त मान अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। अर्थात यहाँ पर √3 एक अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है, तो 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 5 माइनस √3 भी हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। हम इस नियम से भी जानते हैं कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय या फिर अपरिमेय से परिमेय को घटाते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, उपयुक्त मान अपरिमेय होता है। और हम एक ये भी मानते हैं कि कल्पना मानी थी वो क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। गलत कल्पना का हमें जानते हैं कि जो हमने कल्पना मानी उसका क्या हो जाता है, उल्टा। जैसे यहाँ पर परिमेय माना था तो हमारा क्या हो जाता है, अपरिमेय सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण 11 में दिया गया है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दर्शाना है तो हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में इसके विपरीत मान लेते हैं। हमें क्या अपरिमेय पूछा गया तब हम मान लेते हैं विपरीत माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब हम इसको क्या ले लेते हैं, 3/2 3√2 = P/Q। परिमेय को हम इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में हमारा हो जाता है Q ≠ 0। यहाँ पर क्या हो जाता है, P/Q क्या होता है, P/Q दोनों सहभाज्य संख्या है। दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। दोनों अगर सहभाज्य संख्या है तो हमारी हो जाते हैं कि 3√2। अब हम क्या कर लेते हैं, इस 3 को इसके बट्टे में भेज देते हैं तब हमारा हो जाता है √2 = P/3Q। ये हो जाता है। इसमें हम क्या कर देखते हैं कि हमने P और Q दोनों सहभाज्य, ये देखते हैं कि ये संख्या क्या है, एक परिमेय है। इसका हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे सहभाज्य में यहाँ पर लिख लेते हैं 3/3 गुणा P का मान लेते हैं 5, Q का मान कितना मान लेते हैं 5। क्यों, क्योंकि Q का मान है वो हमें शून्य प्राप्त नहीं, मतलब शून्य नहीं मान सकते हैं। शून्य के अलावा हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो हम देखते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाते हैं तो आ जाता है 1/5। या फिर हम यहाँ लेते हैं P का मान है वो कितना है 7 और Q का मान कितना मान लेते हैं 5।
15, 7/15, यानी पी व क्यू को हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। p बटा क्यू के रूप में लिखने के बाद हम जानते हैं कि अगर उनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो हमारी वो क्या है, ऋणात्मक हो सकती हैं, लेकिन क्या है, q का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें ये तो हो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर p/3q एक परिमेय संख्या है। अगर p और 3q का मान परिमेय में होगा तो √2 क्या होगा, हमारा परिमेय होगा, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जानते हैं कि √2 क्या होती है, एक ए परिमेय होती है। जब यहाँ पर क्या हो जाता है, √2 परिमेय है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो हमने परिमेय मानी थी वो क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर तब यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तब हो जाता है विरोधाभास के कारण या फिर इसके कारण हमारा कथन या फिर हमने जो माना था वो क्या हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, गलत प्राप्त हो जाता है, गलत प्राप्त हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, हमने क्या माना था वो यहाँ पर लिख लेते हैं, 3√2 यहाँ पर लिख लेते हैं, माना हमारा उक्त कथन 3√2 परिमेय है। हमारा कथन गलत साबित हो जाता है। कथन क्या था हमारा उक्त कथन था 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा गलत हो जाता है, तब हमारा निष्कर्ष क्या आ जाता है, तब निष्कर्ष क्या आ जाता है हमारा, तब निष्कर्ष आ जाता है कि अगर गलत साबित हो जाता है तब यहाँ पर परिमेय मानी थी, तब इसका क्या हो जाता है, गलत साबित होने पर इसका उल्टा हो जाता है, तब परिमेय, तब यहाँ पर क्या हो जाती है, ए परिमेय। निष्कर्ष आ जाता है 3√2 एक ए परिमेय संख्या है। क्या है, ए परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी ये ए परिमेय सिद्ध हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक मैंने आपको पहले पर्सनली से पहले बताया था कि जो हमारी उक्त 4 कथन थे कि परिमेय और अपरिमेय को अगर हम आपस में जोड़े तब हमारे क्या हो जाते हैं, उक्त जो मान आता है वो भी अपरिमेय होता है, घटाएं तब भी उक्त मान अपरिमेय होता है, और शून्योत्तर के अलावा किसी भी संख्या से अगर गुणा करें तब भी उक्त मान क्या आता है, 0 मतलब अपरिमेय होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जानते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, हम जानते हैं शून्योत्तर के अलावा परिमेय वे अपरिमेय को
गुणा करने पर उक्त मान या फिर उपयुक्त मान भी ए परिमेय होता है। ये बात तो हम जानते हैं कि शून्योत्तर के अलावा परिमेय अप्रमेय को अगर गुणा करते हैं तो उपयुक्त मान हमारा प्राप्त होता है। वो क्या होता है? ए परिमेय होता है। यहाँ पर 3 परिमेय हैं। 3 क्या है हमारा? परिमेय संख्या है तथा √2 ए परिमेय संख्या है। ए परिमेय संख्या है तब दोनों का गुणनफल 3√2 भी एक ए परिमेय संख्या होगी। 3√2 भी हमारी क्या होगी? एक ए परिमेय संख्या होगी। ये बात भी हम जानते हैं कि हमने पर्सनली से पहले पढ़ा था कि मैंने आपको 4 टॉपिक बताए थे कि शून्य किसी भी परिमेय अप्रमेय को जोड़ते हैं तब भी उपयुक्त मान है वो भी ए परिमेय होता है, घटाते हैं तब भी उपयुक्त मान ए परिमेय होता है। और शून्योत्तर के अलावा अगर हम उसमें शून्य ले लेते हैं तब शून्य तो लेंगे तब हमारे क्या हो जाते हैं? जैसे हम कर देते हैं √3 गुणा शून्य, इसका तो मान हमारा शून्य हो जाता है। शून्य एक क्या होती है? हमेशा परिमेय संख्या होती है। शून्य क्या होती है? परिमेय। तो हम देखते हैं कि शून्य से तो गुणा करने पर हमारा उपयुक्त मान शून्य हो जाता है। अगर इसमें शून्य का भाग देंगे तब हमारा कितना आ जाता है? इन्फानाइट। तो वो भी हमें संतुलित नहीं होता है। यानी शून्योत्तर के अलावा 0 को छोड़कर कोई भी संख्या परिमेय अप्रमेय को, किसी भी संख्या परिमेय अप्रमेय को हम अगर गुणा करते हैं तो हमारा उपयुक्त मान, गुणा करने पर जो हमारे को गुणनफल प्राप्त होता है या भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो हमेशा क्या होता है? सदैव ए परिमेय होता है। यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं उपयुक्त मान सदैव ए परिमेय होता है। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 3 है वो तो हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 है वो क्या है? एक ए परिमेय संख्या है। तब दोनों का गुणनफल 3 और √2, इसको हम 3√2 को गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। 3√2 है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 3 गुणा √2। इस रूप में इन दोनों का गुणा करने पर हमारे क्या आ जाता है? ये गुणनफल आ जाता है। दोनों का गुणनफल है वो कितना है? 3√2 भी एक ए परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय अप्रमेय को हम गुणा करते हैं तो हमारा उपयुक्त मान क्या होता है? जो भी हमारा गुणनफल आता है वो सदैव क्या होता है? ए परिमेय होता है। इसमें हम सदैव भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सदैव गुणनफल ए परिमेय होता है। इस प्रकार हमारा अध्याय 1 संपूर्ण हुआ। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आगे से आगे शेयर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो भी